हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ये हमारा 10th चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में। आज हम लोग करने क्या वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात, मतलब ह्यूमिडिटी के ओवरऑल बारे में बात करने वाले हैं, कंडेंसेशन के बारे में बात करने वाले हैं, प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, साइक्लोन्स के बारे में बात करने वाले हैं और फ्रंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा नंबर 10th, जिसका नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए एक चीज समझिएगा, आपका जो वाटर है, ठीक, एटमॉस्फेयर में 3 फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में भी रहता है, राइट, जिसको आप बोलते हैं वाटर वेपर, इजंट इट। वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, जिसको आप बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। और वाटर जो है वो आपके सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, जिसको आप हेल भी बोलते हैं, आइस भी बोलते हैं, स्नो भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर हमारा जो है तीनों फेज में रहता है यहां पर। ठीक, तो आपका यहां पर वो गैशियस स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना। और ये जो मॉइस्चर है ये हमारे एटमॉस्फेयर में आया कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आया कैसे। तो देखिए एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इवैपोरेशन, या एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ये बेसिकली, क्या होता है? तो देखिए इवैपोरेशन, जब वाटर जब बहुत ज्यादा आपका हीट ले लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर क्या होता है? इवैपोरेट हो जाता है। वाटर जो है गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर अगर यहां पर है, अगर यहां पर वाटर है, तो ये वाटर क्या होगा? वाटर आपका ऊपर की तरफ इवैपोरेट होने लगेगा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का जो आप अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है बेसिकली। ठीक, ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनमें भी मॉइस्चर होता है। भाई वाटर में मॉइस्चर है, वाटर का जो वाटर है, जो ऑब्वियस ही बात है मॉइस्चर है, उसको हमने गर्म करा, वो गर्म करा तो क्या होगा? गर्म करेगा तो ऊपर हो जाएगा, जिसको हम इवैपोरेशन बोलते हैं। प्लांट्स में भी मॉइस्चर है, तो जो प्लांट्स के मॉइस्चर जब उस पर हीट पड़ती है, गर्म होता है, तो उससे भी मॉइस्चर रिलीज हो जाता है इवैपोरेशन के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और इस तरीके से हमारा मॉइस्चर जो है, हमारा मॉइस्चर कहां जाता है? हमारा मॉइस्चर पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में। तो 2 चीजें हैं, मैंने आपको बताया क्या, कि एक तो वाटर बॉडी से आपका जाता है, जिसको हम बोलते हैं इवैपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवैपोरेशन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू इवैपोरेशन। वाटर बॉडी से इवैपोरेशन में, यही बात मैंने अभी आपको बताई। एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। यहां पर मैंने आपको बताया क्या, ट्रांसपिरेशन से आपका जो है प्लांट में होता है ये प्रोसेस। ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं क्लास के पहले ही, जो हमारे पहले वाले लेक्चर्स उसमें हम लोग सब बता चुके हैं। जब एयर ऊपर उठती है, तो कोई भी एयर हो, मैंने आपको बताया कोई भी, कैसी भी भाई साहब एयर है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, चाहे वो वार्म हो, कोल्ड हो, मॉइस्चर होगा ही होगा। ठीक है, और जब वो एयर ऊपर उठ रही है तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या? नॉर्मल लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वो एयर ऊपर जब जा रही है तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा? ठंडी हो जाएगी तो यहां पर लेटेंट हीट, जो इवैपोरेशन के टाइम पे आया था, वो लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगा। हम लोग ने देखा भी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो हमने तुम्हें एक इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग अपने घर में जब सब्जी बनाते हैं तो आप सब्जी ढक देते हैं लिड से, राइट, यू कवर इट विद अ लिड, एंड लिड को जब आप हटाते हैं, व्हेन यू रिमूव द लिड, व्हाट यू सी वेपर अराउंड दैट लिड। ठीक है, आप देखते हैं वहां पर वेपर है बहुत सारा। आप लिड को थोड़ा दूर रख देते हैं, सब्जी को चलाते हैं, जब लिड को उठाने जाते हो तो देखते हो उसमें ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो वो वेपर था वो जब तक गर्म था तब तक गैसियस फॉर्म में था, जैसे ही आपने उसको हीट से अलग करा, ठंडा हो गया, और ठंडा होते ही गैस क्या कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन, जब ये इवैपोरेटेड वार्म, इवैपोरेशन की वजह से जो वार्म एयर ऊपर उठ रही है, राइज कर रही है, ठीक है, यहां पर ये ऊपर उठ रही है वार्म होके, तो यहां पर ठंडी हो जा रही है ऊपर जाके।
ठंडी हो रही है तो यही वाटर वेपर है। इवापोरेशन मतलब क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, यही कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और इसी को हम बोल देंगे क्या, इसी कंडेंसेशन से बन जाएंगे हमारे क्लाउड्स बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इसका प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। अब यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स बने हैं, यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट करेंगे, और एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन की वजह से आपके क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, आपके क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। और इन्हीं क्लाउड से जब इन क्लाउड्स में वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाएगा, काफी भारी हो जाएगा, एयर इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वर्क करेगा और इनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यही हमें क्या देंगे, यही हमें प्रेसिपिटेशन देंगे, यही हमें क्या देंगे, प्रेसिपिटेशन देंगे। तो यहां से क्या हो रहा है, रिवर प्लांट से, ट्रीज से, रिवर से, लेक से, इधर से इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहां वाटर बॉडी ओशन है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, फिर यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे आपकी यहां पर रेनफॉल हो जा रही है, यहां पे रेनफॉल हो रही है, यहां पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, आइस आ रहा है। इसी तरीके से क्या होगा, ग्लेशियर्स बन जाएंगे। इन्हीं ग्लेशियर से यही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, यही ग्लेशियर्स मेल्ट होकर रिवर्स बनेंगे और फिर से ओशन में वाटर आ जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपका, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। आइए आगे देखते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए वेपर जो है ना, वाटर वेपर, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है, तुमने देखा होगा जब बारिश वारिश होती है, अगर आप इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो आप देखते होंगे अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में आपको बहुत चिपचिपा लगता है, स्टिकीनेस फील होती है ना। छूते हो तो क्या होता है, छूते हो तो तुम्हें बहुत मॉइस्चर सा महसूस होता है अपनी स्किन में, दैट इज व्हाट, वो आपका क्या है, वो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में है, और इसी मॉइस्चर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, राइट। तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में या एयर में प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को भाई साहब हम बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी। अब ये जो ह्यूमिडिटी है ना, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं कि कितना ह्यूमिड है एयर, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो इसके कई सारे क्वांटिटेटिव वे हैं, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव वे हैं। वो आपका क्या है, एक है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक क्या है, एक आपका है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, और एक आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, याद रखिएगा। दो आपके यहां पर हैं, दो वे से हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर पाते हैं। वन इज योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड दूसरा है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोनों में फर्क है ना। ज्यादा हम लोग जो रेफर करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करते हैं, और क्यों करते हैं ये आपको समझ में अभी आ जाएगा जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो यहां पर देखते हैं अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है क्या बेसिकली, ठीक है। देखो एक चीज समझो यहां पर, सपोज एक आप मान लीजिए इस तरीके से एयर पार्सल ले लो, एक एयर पार्सल ले लो। इस एयर पार्सल का कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, इस एयर पार्सल का कुछ वॉल्यूम है। आपने एक एयर पार्सल ले लिया, इसका कुछ वॉल्यूम है। आप कहेंगे ठीक है सर वॉल्यूम है तो अब क्या करें भाई, देखो इसका कुछ एयर का टेम्परेचर भी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, अगर ये मान लो टेम्परेचर आपका कुछ भी है, कांस्टेंट है हमारा, है ना, और ये हमारे एयर की क्या है, ये हमारे एयर का वॉल्यूम है। अब इमेजिन करो कि इस एयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, या आप कह सकते हो इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना मॉइस्चर आ सकता है, इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी होगी। इसकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी और होल्डिंग कैपेसिटी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी, ठीक है। इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कुछ कैपेसिटी है। मान लीजिए इसमें, इस वॉल्यूम में, कुछ भी वॉल्यूम है, एक्स वॉल्यूम है, इसमें मान लीजिए कि 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ मॉइस्चर आ सकता है। इसमें 10 ग्राम मॉइस्चर जो है वो आ सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर 10 ग्राम मॉइस्चर आ सकता है। फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है यहां पर, दूसरी चीज बेटा यहां देखनी है कि इसमें मॉइस्चर है कितना, इसमें मॉइस्चर है कितना, ठीक है। तो पता चला 10 ग्राम आ तो सकता है, लेकिन इसमें मॉइस्चर क्या है, तो मॉइस्चर आपने कहा सर इसमें मॉइस्चर है 4 ग्राम। इसमें क्या है, मॉइस्चर है 4 ग्राम। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सपोज ये पार्सल ऑफ एयर पार्सल ए है, एयर पार्सल ए है, दिस इज ए, और पूछा जाता है कि एयर पार्सल ए की रिलेटिव आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर आपसे क्वेश्चन बेटा आता है कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, तो आप चुपचाप उठा के कह देंगे कितना, 4 ग्राम, सिंपल। तो जितना मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है वही आपका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 4 ग्राम्स।
ठीक है, ये कितना है 4 ग्राम्स है, ये ग्राम्स में मेजर हो रहा है। ये किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग, ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो सपोज एक आपका एयर पार्सल बी अगर हो, यू नो इफ देयर इज एयर पार्सल, यहां पर आपका एक एयर पार्सल बी हो, बी, ठीक है, एयर पार्सल क्या हो, बी हो आपका। अब ये जो एयर पार्सल बी है, ठीक है, हो सकता है इसका वॉल्यूम उतना ना हो, इसका वॉल्यूम क्या हो, कम हो, और इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो, ठीक है। सपोज इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी HHC, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कम होके सपोज ये कितना है 8 ग्राम है, कितना है 8 ग्राम है, ठीक है। ये यहां पर एयर पार्सल आपका क्या है, इसमें ये फैला हुआ है, इसमें ज्यादा मॉइस्चर आ सकता है। ये एयर पार्सल थोड़ा छोटा है, इसमें 8 ग्राम ऑफ वाटर आ सकता है केवल। लेकिन यहां पर भी देखा ये गया, यहां पर भी देखा ये गया कि यहां इस एयर पार्सल में भी, इस एयर पार्सल में भी क्या है आपका 4 ग्राम्स ऑफ, यू नो 4 ग्राम्स यहां पर भी मॉइस्चर है प्रेजेंट। यहां पर भी कितना प्रेजेंट है मॉइस्चर, 4 ग्राम। एक बड़ी एयर में मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम। एक आपका एयर पार्सल थोड़ा छोटा है, वॉल्यूम इसका कम है, लेकिन इसमें भी 4 ग्राम प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि भाई इस एयर पार्सल की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो आप कहेंगे 4 ग्राम्स। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ए और बी में किसमें ह्यूमिड ज्यादा है, ह्यूमिडिटी किसमें ज्यादा है, तो आप कहेंगे दोनों में बराबर है। बट द केस इज कि यहां पर ये आपका ज्यादा भरा हुआ है, ये जो एयर है, ये एयर क्या है, ये एयर आपकी ज्यादा मॉइस्ट है, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर आपकी एयर जो है वो उतनी मॉइस्ट नहीं है, लेकिन दोनों की ह्यूमिडिटी क्या है, दोनों की ह्यूमिडिटी सेम है। दोनों की ह्यूमिडिटी क्या है, दोनों की ह्यूमिडिटी सेम है। तो आप कहेंगे हां सर ये तो बात सही है। तो इसलिए आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आया, रिलेशन चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या निकाला गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट निकाला गया बेटा, ठीक है। याद रखिएगा किसका कॉन्सेप्ट, तो आप कहेंगे सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो जो प्रॉब्लम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में थी वो यहां पर नहीं है। देखिए कैसे आप समझेंगे, यहां पर कैसे नहीं है। सपोज ये आपका एक एयर पार्सल ए है, ठीक है, ये एक एयर पार्सल ए है, ठीक है, दिस इज एयर पार्सल ए, ठीक है, ये आपका एक एयर पार्सल ए है इस तरीके से, दिस इज योर एयर पार्सल ए, ठीक है। अब इसकी मैं बोल रहा हूं, इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी मैं कह रहा हूं इसका वॉल्यूम कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी वॉल्यूम है। इसका टेम्परेचर आपका सेम होगा, यहां टेम्परेचर आपका मान लो इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। तो यहां पर अब मैंने कहा कि इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है से 10 ग्राम्स, कितनी है 10 ग्राम्स है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब यहां पर जब हमने चेक करा, ठीक है, जब हमने चेक करा क्या कि इसमें मॉइस्चर कितना है, तो इसमें मॉइस्चर हमें पता चला कि इसमें मॉइस्चर है 4 ग्राम्स, कितना मॉइस्चर है, 4 ग्राम मॉइस्चर है इसमें, ठीक है। इसमें मॉइस्चर जो है वो 4 ग्राम मॉइस्चर है, ठीक। अब यहां पर एक और चीज आपको बता दूं मैं, यहां पर अब आपसे पूछा जाए कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये पहले अभी पढ़ा हमने 4 ग्राम्स है ना। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा याद रखिएगा हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग इसको मेजर करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। वी मेजर दिस इन परसेंटेज, हम लोग इसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। और इसमें निकालना क्या चाहते हैं, इसमें निकालना चाहते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है ह्यूमिडिटी होल्ड करने का, मतलब ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल ह्यूमिडिटी उसमें कितनी है, ठीक है, उसका रिलेशन निकालते हैं। और कितनी और ह्यूमिडिटी को अकोमोडेट कर सकता है, कितनी और उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ सकती है, इसको चेक करते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, कि इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है 10 ग्राम्स है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम लोग निकालते हैं RH इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हम लोग निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, इन एयर पार्सल में एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट कितना है,
ठीक है, और यहां पर इसका पोटेंशियल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, पोटेंशियल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, कितनी है, इनटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एक्चुअल कितना है यहां पर, तो आप कहेंगे सर 4 ग्राम्स है। कितना है, 4 ग्राम्स है, बिल्कुल सही। सर कितना होल्ड कर सकता है ये, तो सर ये 10 ग्राम्स होल्ड कर सकता है, बहुत सही, एकदम सही है ना। इनटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आ जाएगा, ये काट दो, कितना आ गया, 40%। ये हमारी एयर जो है वो 40% क्या है, मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर है। अभी 60% इसमें और भरा जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, अब यहां पर फर्क देखो क्या है, यहां पर फर्क क्या है। सपोज यहां पर हम दूसरी एक एयर पार्सल लेते हैं, है ना। इस एयर पार्सल को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये एयर पार्सल जो है थोड़ी सी कोल्ड है, इसका टेम्परेचर मान के रखिए इज अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ठंडी है एयर पार्सल, ये ठंडी एयर है, ये थोड़ी गर्म थी, 20 पे थी। जब ये एयर पार्सल आपकी ठंडी होती है तो क्या होता है, इसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितना वाटर एक एयर अपने अंदर होल्ड कर सकती है, ये उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 10 ग्राम हो गई। टेम्परेचर कम हुआ तो यहां पर ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, पता चला यहां ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी 4 ग्राम्स हो गई। क्या हो गई, 4 ग्राम्स यहां पर ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी हो गई। ठीक है, और अब यहां पर हमने देखा कि मॉइस्चर कितना है। ठीक है, तो हमने देखा ये पूरी एयर, इस पूरी एयर में पूरा भरा हुआ है, ठीक है, मॉइस्चर। इसमें कितना मॉइस्चर है, एक्चुअल मॉइस्चर। तो एक्चुअल जब हमने देखा तो एक्चुअल हमें यहां पर मॉइस्चर मिला कितना, 4 ग्राम्स। कितना मिला, 4 ग्राम्स मिला, बहुत बढ़िया, है ना। अब अगर हम लोग यहां पर इस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करना चाहें, बी पार्सल की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक्चुअल मॉइस्चर 4 ग्राम्स है, ठीक है। ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितना इसमें मॉइस्चर आ सकता था, तो वो भी कम हो गया है, क्योंकि एयर आपकी ठंडी हो गई है, तो अब वो ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4 है यहां पर, ठीक है, इनटू 100। तो यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई आपकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी हो गई 100%। जब एयर आपकी ठंडी हुई, जब एयर का टेम्परेचर कम हुआ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भाई साहब बढ़ गई। तो मतलब ठंडी एयर जो होती है उनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ये चीज याद रखिएगा। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी चीज यहां पर लिख लो, क्या कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम। यहां देखो, यहां टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ गई थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%। यहां टेम्परेचर एयर का कम हुआ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, मतलब ये अजम्पशन, एक अज्यूम फिगर मैंने मान रखा है ना। इसका यहां पर कितना हो गया ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी, 4 ग्राम्स हो गया, और इसमें ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी में एक्चुअल मॉइस्चर कितना था इस एयर में, तो वो भी 4 ग्राम्स था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। बेटा ये जो देख रहे हो कंडीशन, जिसमें आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है, इस एयर को हम बी पार्सल ऑफ एयर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। इसको क्या बोलेंगे, यहां एक और चीज बता दी मैंने आपको, इस एयर को बोलेंगे हम सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा संतृप्त हो गया हो, पूरा उसमें पानी भर गया हो। सैचुरेटेड एयर का मतलब ये होता है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एयर, इस एयर में अब और ज्यादा गुंजाइश नहीं है पानी की। क्या इसमें मॉइस्चर और आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये पूरा सैचुरेट हो गया है। इस एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहां समझ लो, जिस टेम्परेचर पे ये सैचुरेट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यहां समझ लो, क्या कॉन्सेप्ट है, ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट क्या है बेटा, ड्यू पॉइंट पहली चीज तो एक टेम्परेचर है। आपसे पूछे सर ड्यू पॉइंट क्या है, तो तुम फिर सोच रहे हो ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, आपसे क्वेश्चन आएगा कैसा टेम्परेचर है, तो आप बोलेंगे सर ये एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच
at which the air becomes saturated, air becomes saturated। तो बेटा जहां पर आपका एयर का सैचुरेशन अचीव हो जाए, जहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी तुरंत 100 हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम बोल देते हैं ड्यू पॉइंट। वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, तो वी विल सी इट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यही मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसी को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसको लिख लीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। रिलेशन आ गया ना? मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जाए किससे? ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी से, तो ये क्या होगा बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, इफ हाई टेम्परेचर, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। ज्यादा पानी उसमें मॉइस्चर आ पाएगा एयर में, एयर फैली होगी। टेम्परेचर ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स उसके एक्टिव होंगे और फैल जाएगी एयर फैल जाएगी तो उसमें पानी ज्यादा आ पाएगा। ठीक है, लोअर टेम्परेचर तो ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कम होगी। तो ये लाइन यही बोल रही है, द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू फेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट में अलग होगी। ठीक है, आपका इक्वेटोरियल वेट जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर अलग होगी, राइट? तो ये अलग अलग वेरी करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेटा मैंने यही बताया आपको कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यही मैंने बात आपको बताई कि गिवन टेम्परेचर में उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज मॉइस्चर प्रेजेंट है। भाई यहां पर अगर मेरा टेम्परेचर, अगर यहां एयर का टेम्परेचर है कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ इट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है? इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है? मतलब फुल कैपेसिटी का मतलब समझो क्या है? फुल कैपेसिटी का मतलब है ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो हमने कहा यहां पर ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी इसकी से 7 ग्राम्स है। कितनी है? 7 ग्राम्स है, राइट? और यहां पर उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है? तो यहां पर मॉइस्चर कितना है? तो हमने देखा कि यहां हो सकता है मॉइस्चर कितना था? यहां मॉइस्चर हो सकता है इज योर एक्चुअल मॉइस्चर इज योर 3.5 ग्राम्स। 3.5 ग्राम्स। तो भाई साहब कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा? तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या? एक्चुअल मॉइस्चर कितना? 3.5 ग्राम्स अपॉन ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी 7 ग्राम्स इनटू परसेंटेज निकालना है 100। कितना आ गया? ये कितना आ गया? 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई आपकी? 50% आ गई आपकी। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहां ज्यादा होगी? भाई जहां इवापोरेशन ज्यादा होगा वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो ओशियंस में मॉइस्चर आपका ज्यादा है क्योंकि वहां पर वाटर है, तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें कम होगी। यह बात आपको इतनी समझ में आ गई? ठीक है, तो यह हमने बताया कि आपको ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन की। ह्यूमिडिटी हमने कर लिया, अब इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या? देखो एक चीज समझ लो, हमारे एटमॉस्फेयर में या तो वाटर ऐड होगा, मॉइस्चर ऐड होगा, या हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर बाहर निकल आएगा। तो जो ऐड हो रहा है मॉइस्चर उसको बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन क्या है? बेसिकली इवापोरेशन जो वाटर है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस स्टेट में, उसी को हम इवापोरेशन बोलते हैं। और जब आपका वाटर वेपर जो है, वेपर गैसियस स्टेट जो है वो आपका कंडेंस हो जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमको मालूम है। ठीक, अब इवापोरेशन की बात करें तो हम सब जानते हैं, हम लोगों ने कई बार बात करी है, एक ये प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। आप सब जानते हैं।
है ना। ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आपकी चीजें हो जाती हैं, है ना। और इसका मेन रीजन क्या है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, इसका मेन रीजन हीट है। जब आप किसी भी वाटर बॉडी को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये चीज याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पे ये इवेपोरेशन हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे जो है आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में जा रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर हमारा एक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ लो। एक्चुअली ऐसा मेजर करा गया, जब वाटर का टेम्परेचर हमने चेक करा तो देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। और जो इवेपोरेशन हुआ तो जो वाटर वेपर था उसका जब टेम्परेचर चेक करा, स्टीम का जब टेम्परेचर चेक करा तो स्टीम का टेम्परेचर हमको मिला 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम कहे यार ये कैसे पॉसिबल है भाई, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में है तो ऐसा कैसे हो गया कि वो वाटर से वेपर बन गया, वो कैसे लिक्विड से गैस बन गया? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो गैस में ज्यादा एनर्जी होगी भाई, गैस में ज्यादा एनर्जी होगी तभी तो वो गैस बन पाया, नहीं तो वो लिक्विड ही रहता। तो हम सही बात है। इसको जब खोजा गया तो देखा गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट जो है उस स्टीम में होती है। वाटर अगर 100 डिग्री पे है और आप अगर गैस को 100 डिग्री पे देख रहे हैं तो गैस जो होता है, गैस में छुपी हुई हीट होती है, जो आपको बहुत माइन्यूटली जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तब आपको नॉर्मल थर्मामीटर से नहीं पता चलेगा। तो इस छुपी हुई हीट को क्या बोला गया? इस छुपी हीट को बोलेगा लेटेंट। लेटेंट है ना, मतलब उसमें लेटेंसी है, मतलब वो दिख नहीं पा रही है, राइट। तो कोई भी वाटर बॉडी, इफ देयर इज अ वाटर बॉडी, अगर कोई भी वाटर बॉडी है तो इस वाटर बॉडी से क्या होगा? इस वाटर बॉडी से क्या होगा? हीट निकलेगी और यही हीट निकल के इवेपोरेट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्या? इवेपोरेशन। और जो ये हीट निकल जाती है वाटर बॉडी से, ये जो हीट निकल रही है वाटर बॉडी से, ये जो हीट निकल रही है, ये हीट आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। ऐसे बता रहा हूं हीट क्या होता है। जैसे आपने अपने हाथ पे आपने देखा होगा, आपके या तो बॉडी में स्वेट आप करते हैं जब, और किसी पंखे या एसी के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी बॉडी पे जहां जहां पे स्वेटिंग हो रखी होती है वहां ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका, या आपने अपने हाथ पे स्पिरिट डाला होगा, स्पिरिट आता है ना, स्पिरिट अगर आप डालेंगे, या कभी कभार जो आफ्टर शेव और ये सब आता है, जब आप उसको लगाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों ठंडा महसूस होता है? क्योंकि जैसे ही आपकी जो वो वहां पर लिक्विड पार्टिकल है, वो लिक्विड पार्टिकल आपके हाथ की गर्मी को निकाल लेगा, आपकी हाथ की गर्मी को निकालेगा, और वो क्या होगा? उसमें वो हीट आ जाएगी, आपके हाथ के हीट आ जाएगी, और वही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। उसने आपके हाथ की हीट ले ली और हाथ में आपको ठंडा लगा, लेकिन उसने करा क्या? उसने हीट ली, कहां से ली? आपसे हीट ले ली और वो गैस में बदल गया। ऐसे ही यहां पर जो वाटर वेपर होता है वो आपके वाटर से एक्स्ट्रा हीट ले लेता है, और ये हीट आपको नॉर्मली नजर नहीं आती है। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हीट है, दिस एक्स्ट्रा हीट, जब तक ये एक्स्ट्रा हीट रहेगी, यहां पर गैसेस रहेंगे। यहां पर क्या होंगी? यहां पर आपकी एयर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगी जब तक एक्स्ट्रा हीट है। इसने जैसे ही वो एक्स्ट्रा हीट छोड़ दी तो वो गैसियस स्टेट से क्या होगा? गैसियस स्टेट से वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से बन जाएंगी, अगर वहां पर एरोसॉल है तो। अगर वहां पर एरोसॉल है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, और यहां पर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही हैं तो इससे हीट निकल रही है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ये जो एक्स्ट्रा हीट यहां से आई थी वाटर से, यही इसने एक्स्ट्रा हीट निकाल दी। अब इस एक्स्ट्रा हीट को हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जब बादल बनते हैं आपके, जब आपके क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, जब आपके क्लाउड्स बनते हैं तो क्लाउड्स के समय एक हीट निकलती है, तभी तो वो गैस जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंस हो रही है। उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और ये हीट आई कहां से थी? ये हीट आई थी आपका जब इवेपोरेशन हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर।
ठीक है, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और ये कंडेंसेशन क्यों होगा? लेटेंट हीट आपकी निकल जाएगी, जो आपने वेपराइजेशन में आई थी वही हीट निकल गई आपकी, तो आपकी क्या हो जाएगी? वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट। ये हीट क्या है? लॉस ऑफ हीट, दैट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर में, जो वेपर में हीट थी बेटा, वो हीट निकल गई, ठीक है, और वो वाटर में तब्दील हो गई। द एयर बिकम्स कोल्ड, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने हाथ आपको बताया था, हाथ में से अगर हीट निकल जाएगी, हाथ में से हीट निकल के चली गई, ठीक है, वाटर वेपर बन गई, तो हाथ मेरा ठंडा हो गया। वैसे ही अगर हमारी एयर है, अगर ये हमारी एयर है, ठीक है, ये क्या है हमारी? ये हमारी वेपर है, ये हमारी वेपर है, या इसको कह सकते हो वार्म एयर। दिस इज व्हाट? वार्म एयर। अगर ये वार्म एयर से हीट निकल जाएगी, अगर इससे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकल जाएगी, तो ये एयर से हीट निकल गई तो ये ठंडी हो गई। भाई गर्मी किसी से निकल जाएगी, ऊष्मा हीट निकल जाएगी तो चीज ठंडी हो जाएगी, तो ये एयर क्या हो जाएगी? दिस एयर विल बिकम कोल्ड, दिस एयर विल बिकम कूलर। ठीक है, व्हेन वाटर वेपर डायरेक्टली कंडेंसेस इनटू सॉलिड फॉर्म, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका वाटर वेपर है ना, वो वाटर वेपर आपका क्या करता है? वो वाटर वेपर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली आइस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर वाटर वेपर डायरेक्टली आइस बन जाए, लिक्विड बने ही ना बीच में, सीधे आइस बन गया, वाटर वेपर से एकदम इतनी तेजी से ठंडा हुआ कि वो सीधे आइस बन गया, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एरोसॉल होगा तो कंडेंसेशन पॉसिबल हो पाएगा। दिस इज व्हाट इट इज सेड। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस यहां पर स्लाइड्स में आपको करवाने ताकि आपको लगे कि एक चैप्टर कंप्लीट आपका हो रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग सब पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ये पता चल रहा होगा। ठीक है, देखो अब एरोसॉल्स क्या है, एरोसॉल्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉम द ओशन आर पर्टिकुलरली गुड न्यूक्लियाई बिकॉज दे एब्जॉर्ब वाटर। मैंने याद है बताया था कि एरोसॉल के अंदर कुछ एरोसॉल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर एफिनिटी होती है, वाटर अट्रैक्शन पावर होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं या अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो दिस इज व्हाट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। कौन कौन से हैं? डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, है ना, ये हमने कर भी रखा है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, जो कंडेंसेशन है वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितना ठंडा वो हो गया, कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है, कितनी तेजी से और कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है। अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रेट ऑफ कूलिंग प्लस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपकी एयर में मॉइस्चर है कि नहीं है। बेटा अगर एयर में मॉइस्चर नहीं है, एयर में मॉइस्चर नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा ठंडा होना पड़ेगा, तब जाके कंडेंसेशन होगा। जब वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा तब जाके कंडेंसेशन होगा। मतलब जो ड्राई एयर है उसको कंडेंस होने में टाइम लगता है, लेकिन जो मॉइस्ट एयर होती है उसको कंडेंस होने में टाइम नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको चाहो तो लिख लेना कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसको कंडेंस होने में टाइम लगता है। मॉइस्ट एयर टेक्स ड्राई एयर टेक्स टाइम टू कंडेंस। ठीक है, ड्राई एयर में कंडेंसेशन में टाइम लगता है, मॉइस्ट एयर कंडेंस क्विकली, मॉइस्ट एयर में जल्दी कंडेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ऑलरेडी आप इमेजिन करिए एक एयर पार्सल है जो ऑलरेडी आपकी भरी हुई है, जो ऑलरेडी जिसका 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। 80% मतलब केवल और केवल क्या होना है, या तो इसका साइज छोटा हो जाए, या तो इसका साइज छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये जो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाएगी। अगर ये ठंडी हुई, इसका साइज छोटा हुआ, तो यही एयर क्या होगी, यही एयर आपकी अब क्या हो जाएगी 100%, 100% कंडेंसेशन हो जाएगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा। या क्या हो सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तब भी ज्यादा हो सकती है अगर मॉइस्चर आने के कई सारे सोर्सेज हो, है ना, ओशन के ऊपर ये ज्यादा आसानी से हो जाएगी कंडेंस। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कूलिंग, कितनी तेजी से एक तो ठंडा हो रहा है, वहां पर ऊपर जाने पे कितनी तेजी है ठंडी हो रही है। दूसरी चीज, ठीक है, कंडेंसेशन उस पर भी डिपेंड करता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की कैसे है। ठीक है, अब देखिए, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये सब हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कंडेंसेशन कैसे होता है ये हमको मालूम है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट with its volume remaining constant,
समझ में आ रही है आपकी बात? यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर यह बोला गया है कि अगर आपकी ये एयर है, इफ दिस इज द एयर, ठीक है, ये एयर का आपका क्या है, ये एयर का आपका वॉल्यूम है, ये एयर का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस वॉल्यूम इज, एयर का ये वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट, यू नो, विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब आपकी इसमें सोचो ये एयर थी पहले, ये आपकी यू नो दिस इज सपोज योर मॉइस्चर कंटेंट, ये पहले आपका मॉइस्चर कंटेंट था, ये मॉइस्चर कंटेंट था, ठीक है। अब यहां पर हमने टेम्परेचर को इतना रिड्यूस कर दिया है और इसके वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है ना, और कितना हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, इतना रिड्यूस कर दिया है कि इसका जो एयर, इसमें एयर में जो वाटर है वो वाटर पूरी एयर क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, एयर क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, ठीक है, एयर क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। हमने अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया, वही बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई, क्या बताया कि एयर बेसिकली जो है, एयर जो है, एयर में अगर ये पूरी की पूरी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी और एक्चुअल मॉइस्चर इक्वल हो जाए, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी और एक्चुअल मॉइस्चर इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उस टेम्परेचर को, और यू नो उस एयर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और स्टेज को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हमने इतनी बात यहां पर अभी जो है कंडेंसेशन के बारे में करी। तो अब एक चीज समझो, यहां पर क्या समझना है हमें, हमें यहां समझना है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के फॉर्म। एक कंडेंसेशन का फॉर्म होता है ड्यू, एक कंडेंसेशन का फॉर्म होता है फ्रॉस्ट, एक कंडेंसेशन का फॉर्म होता है फॉग, एक कंडेंसेशन का फॉर्म होता है क्लाउड्स, ठीक है। ये है हमारे क्या, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ये हमारे हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कि एयर जो हमारी है वो किस तरीके से कंडेंस हो रही है, एयर जो है वो हमारी किस तरीके से कंडेंस हो रही है। देखो एक चीज समझना, ठीक है, एयर जो है, सपोज यहां पर ये एयर है, दिस इज एयर, बहुत ध्यान से समझो बेटा बात जो बता रहे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो, ठीक। यहां पर ये एयर में अगर यू नो हम बोल रहे हैं क्या, इस एयर को अगर मैं बोल रहा हूं दिस एयर, दिस इज द एयर, और एयर में हमारा ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है और एक एक्चुअल हमारा मॉइस्चर है, एक्चुअल मॉइस्चर एम, एक्चुअल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन या कंडेंसेशन, ठीक है। जब ये यू नो एम एक्चुअल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं सैचुरेशन अचीव हो गया, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। बहुत ध्यान समझो, क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। और ये कंडेंसेशन तभी होगा जब एक आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होगा। तो सब आइडियल कंडीशन है, आपका एक्चुअल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी बराबर है, पूरा पानी से लद गई है एयर, अब इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई यहां पर पानी आने की यू नो पॉसिबिलिटी नहीं है, वाटर आ नहीं सकता, मॉइस्चर आ नहीं सकता है, दिस इज कंडेंसेशन। अब यहां पर जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये टेम्परेचर हो सकता है ये टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो, क्या हो, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई चीज जो है फ्रीज नहीं हो रही है। और हो सकता है कि आपका ये टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो, बहुत टेम्परेचर कम हो, तब जाके ये सैचुरेशन हो रहा है। भाई दोनों कंडीशन है ना, हो सकता है 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो गया, जब टेम्परेचर आपका 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड था तब ये कंडेंसेशन, सैचुरेशन, ड्यू पॉइंट अचीव हो गया, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपका बहुत ठंडा है ना, -2, -3, तब जाके आपका क्या हो रहा है, तब जाके ये कंडेंसेशन हो रहा है, तब जाके ये पूरी जो एयर है सैचुरेट हो रही है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है, टेम्परेचर आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है और फ्रीजिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अगर यहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, यहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा, ये जो कंडीशन है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में याद करिएगा, याद ये रख लीजिएगा कि यहां पर ड्यू बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ड्यू बनेगा, ठीक है। ड्यू, ओस की बूंद जिसे हम बोलते हैं, ओस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जो है आपका यहां पर क्या बनेगा, फॉग बनेगा, फॉग की बूंदें होती हैं जो हमारी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जो है हमारे क्या बनेंगे, यहां पर फर्स्ट कंडीशन में हमारे क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होगा, क्लाउड्स बनेगा। क्लाउड्स जो है वो सेकंड कंडीशन में भी बनता है, क्लाउड्स जो है वो आपके सेकंड कंडीशन में भी बनते हैं।
है ना, जब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होता है तब यहां पर क्या होता है, तब ये वाली जो कंडीशन होती है स्नोफॉल की कंडीशन होती है। किसकी? ये स्नोफॉल वाली कंडीशन होती है। क्लाउड्स जिसमें स्नोफ्लेक्स होते हैं हेक्सागोनल शेप के, है ना, हेक्सागोनल शेप के, ठीक है। और यहां पर या हो सकता है आपका ये सेकंड वाली कंडीशन जो है, इसमें आपका क्या हो, इसमें आपका हेल स्टॉर्म बने। हेल स्टॉर्म जो थंडर स्टॉर्म के साथ आता है, याद है, जब आपका बहुत ज्यादा एकदम से तेज बारिश होती है, काले बादल होते हैं तो ओले गिरते हैं, ठंडी हवा चलती है, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है वहां पर हो उस समय, ठीक है, तब आपका हेल स्टॉर्म गिरता है। दूसरा यहां पर कभी तो सरफेस पे ड्यू बनता है, कभी सरफेस पे अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो फ्रॉस्ट भी बन जाता है। अगर ये एयर किसी सरफेस पे, किसी पत्ती के ऊपर, लीफ के ऊपर, है ना, कार के ऊपर, छत के ऊपर, राइट, जो स्टेम्स होती हैं स्टेम्स के ऊपर, अगर ये कंडीशन हो रही है आपकी, ये कंडीशन हो रही है स्टेम्स के ऊपर, इन सब के ऊपर, तो आपको ओस की बूंदें नजर आएंगी। आपको क्या नजर आएंगी? ओस की बूंदें, जो ज्यादातर हमको कब नजर आती है? ठंडियों में। अब स्टार्ट हो गई। आप रात में अगर थोड़ा सा अपनी सीट वीट आपकी बाहर अगर कार वार खड़ी है उसको छुएंगे तो आपको रात में 1-2 बजे मॉइस्चर नजर आएगा, 2-3 बजे मॉइस्चर नजर आने लगेगा। वो बेसिकली क्या है? ड्यू है। छोटे छोटी बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं ड्यू की वहां पर तब, ठीक है। जब आपका कंडेंसेशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो ड्रॉपलेट जो है वो आपकी बड़ी भी बन सकती हैं। लेकिन कभी कभी अगर टेम्परेचर आपका, जैसे जनवरी में आप या पहाड़ चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, शिमला चले जाएं और ऊपर चले जाइए आप जहां पर और ठंडा है ऑल्टीट्यूड में, तो वहां पर आप कार अगर आपने खड़ी कर रखी है और अगर वहां मॉइस्चर है तो रात में आप देखेंगे या सुबह उठ के देखेंगे मॉर्निंग में 4-5 बजे, तो आपकी कार के ऊपर जो है ना एकदम आइस जमा होगा, आइस, दैट इज फ्रॉस्ट। वो तब होता है जब ये कंडीशन आपकी, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन क्या हो रही है? ये कंडीशन टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो सरफेस पे आपको क्या मिलता है? फ्रॉस्ट मिलता है, ठीक है। अब जो फ्रॉस्ट है और ड्यू है ये सरफेस पे होता है, ये अर्थ सरफेस पे होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, ठीक है। बाकी क्लाउड्स हो गए, फॉग हो गए, ये सब कहां फॉर्म हो रहे हैं? ये सब फॉर्म हो रहे हैं एरोसॉल की मदद से, है ना, एटमॉस्फेयर में, एयर में हो रहे हैं। ड्यू और फ्रॉस्ट कहां हो रहे हैं? सरफेस पे हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब कहां हो रहे हैं? क्लाउड्स, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब कहां हो रहे हैं? एयर में, एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और यहां जैसे मैंने बोला आपसे ड्यू, ये बहुत ध्यान से याद करो और इसको लिख लेना, जितनी भी चीजें हैं इसको लिख लेना। ये मेरे नोट्स ही हैं आज यहां पर पीपीटी फॉर्म में, लेकिन मैं आपको समझा सारी चीज रहा हूं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी कूलर सरफेस, याद रखो यहां पर कूलर सरफेस, ठंडी सतह होती है, ठंडियों में ज्यादा होता है, ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर जब कंडेंसेशन हो रहा है तो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इन्हीं को हम बोलते हैं यहां पर, इन्हीं को हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये आपके एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं, है ना। लेकिन सरफेस पे क्या है? आपके सरफेस पे आपका हो सकता है ये एक ग्रास ब्लेड हो, घासों के ऊपर आपने देखा होगा, पत्थरों के ऊपर आपने, स्टोन्स के ऊपर देखा होगा, आपने प्लांट लीव्स के ऊपर देखा होगा, जैसे यहां दिख रहा है इतना खूबसूरत सा ये ड्रॉ हमको दिख रहा है, ड्यू दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। तो ड्यू क्या है? ड्यू मॉइस्चर का डिपोजिशन है ना, मॉइस्चर का डिपोजिशन है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कूलर सरफेस पे, ठंडी सतह पे। तो विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और हायर लैटिट्यूड जो होते हैं वहां ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये ड्यू है, ड्यू लिक्विड फॉर्म में, याद रखिएगा ड्यू क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा याद रखिएगा ड्यू के लिए कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लियर स्काई, ताकि जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपकी पूरी निकल जाए। देखिए अगर क्लियर स्काई होगा तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होगी बेटा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहां क्या हो रही है? निकल जा रही है, ठीक है। और उसकी वजह से यहां पर जो आपके पत्थर हैं, ग्रास हैं, वो सब क्या हो रहे हैं? दिस सरफेस बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, सरफेस बिकम्स कोल्ड, ठीक है, कोल्ड। और उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम ड्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होना चाहिए। यहां पर एयर आपकी ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर ज्यादा चलेगी तो ये ठंडी वाली ऊपर, गर्म वाली नीचे, ये मिक्सिंग होती रहेगी, ठीक है। तो काम एयर होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। एयर जो है आपकी, एयर में ह्यूमिड, मॉइस्चर खूब होना चाहिए, तभी तो जाके आपका ड्यू बनेगा।
अगर एयर हमारी ड्राई है, डेजर्ट में थोड़ी ना बनेगा, जहां में मॉइस्चर होगा वहीं बनेगा, तो ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए ताकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका क्या हो, ज्यादा हो। जितनी ठंडी होगी रातें, जितनी लंबी होंगी रातें, उतना आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा निकलेगा बेसिकली, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं ना ठंडी रातें, कोल्ड नाइट्स, तो कोल्ड नाइट्स का मतलब ये होता है विंटर नाइट्स। विंटर में दिन छोटे होते हैं तो इंसोलेशन कम होता है, रातें लंबी होती हैं तो इंसोलेशन ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको इन्वर्जन में बताया था, ठीक है, हमने इन्वर्जन में जो करा था, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी दैट ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है ना, ड्यू पॉइंट इज व्हाट, ड्यू पॉइंट इज टेम्परेचर। तो ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट विच द कंडेंसेशन इज हैपनिंग, ठीक है, टेम्परेचर एट विच द ड्यू इज फॉर्मिंग, कंडेंसेशन एट विच द सैचुरेशन ऑफ एयर इज हैपनिंग। टेम्परेचर, इसको ऐसे भी हो सकता है लिख दे, टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड, एयर बिकम्स सैचुरेटेड, लिख लेना, एयर बिकम्स सैचुरेटेड, शुड बी मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट, शुड बी मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर है बात, यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ठंडा बहुत ज्यादा होगा, अगर बर्फ जमने वाला होगा तो ड्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट से तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा फ्रॉस्ट। क्या बनेगा, फ्रॉस्ट। फर्स्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपका जब एयर सैचुरेट हो रही है, भाई साहब, एयर में पूरा पानी भर जा रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है कि और एयर आ जाए, वो टेम्परेचर जिस कंडीशन में ये हो रहा है, उस समय अगर टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो वहां पर आपका क्या होगा, बर्फ बन जाएगा सरफेस पे, और सरफेस पे जो बर्फ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें वो सारी कंडीशंस आपकी जरूरी हैं, वो सारी कंडीशन जरूरी हैं जो ड्यू में चाहिए। काम एयर, लॉन्गर नाइट्स, कोल्ड नाइट्स, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज्यादा निकलेगा, तब आपकी सरफेस कोल्ड होगी, ठीक है। तो ये क्या है, सारी कंडीशंस जो ड्यू पॉइंट में चाहिए थी वो इसमें भी आपको चाहिए। बस फर्क इतना है कि टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा आपका फ्रॉस्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर फॉग की, मिस्ट की, क्लाउड की। देखिए ये भी आपका कंडेंसेशन का फॉर्म है। फॉग हम लोग ने देख रखा था, हम लोग ने फॉग देखा था क्या होता है। फॉग बेसिकली क्या है, ये हमारे मिनी क्लाउड्स हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स और फॉग में डिफरेंस क्या है, फॉग जो होते हैं इट इज नियर दी सरफेस, इट इज नियर दी सरफेस। क्लाउड क्या होते हैं, इट इज फार अवे, इट इज अबव दी सरफेस, बहुत इट इज फार अबव दी सरफेस, ठीक है। और फॉग जो होते हैं, फॉग आपके मिनी क्लाउड्स होते हैं। फॉग्स आर ऑल्सो व्हाट, दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स, ये आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कब फॉर्म होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स तब फॉर्म होते हैं जब वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर। तो क्या होता है वार्म एयर, मैंने आपको पहले ही बताया, वार्म एयर मींस योर वाटर वेपर, पता है ना। वार्म एयर का मतलब क्या होता है, वार्म एयर का मतलब होता है वाटर वेपर। जब ये वाटर वेपर किससे, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, इट कूल्स डाउन। और कूल होने के बाद यहां पर अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, तो यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। और इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। हम लोगों ने फॉग देख रखा है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में फॉग का रखा है। सरफेस इन्वर्जन के केस में हमने देखा है रेडिएशन फॉग, हमने जो है फ्रंटल फॉग देख रखा है, राइट। तो जब भी आपका वार्म एयर और आपका कोल्ड एयर मीट करेंगी तो फॉग बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और होता है मिस्ट। मिस्ट जो होता है, मिस्ट, इसमें मोर मॉइस्चर, इट हैज मोर मॉइस्चर देन फॉग, मोर मॉइस्चर देन फॉग हैज, ठीक है। फॉग से ज्यादा इसमें मॉइस्चर होता है, फॉग से ज्यादा इसमें मॉइस्चर होता है। दीज आर थिक, ठीक है, ये आपका थिक होती हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स क्या होते हैं आपके, क्लाउड्स क्या होते हैं, तो क्लाउड्स हमारे जो हैं बहुत
हाई सरफेस पे बनते हैं। क्लाउड्स में राइजिंग ऑफ एयर बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लाउड्स तभी बनते हैं जब आपकी एयर ऊपर उठती है, नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से ठंडी होती है, तभी जाके आपका क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, ये हमने पढ़ लिया आपका फॉग एंड मिस्ट। अब देखते हैं क्लाउड। तो देखिए क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और आपको बता दूं मैं फॉग के बारे में, कि फॉग के बारे में ये चीज समझ लीजिएगा, फॉग जब आपका अर्बन पोल्यूशन स्मोक से मिल जाता है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्मॉग बोलते हैं, इसी को हम लोग स्मॉग बोलते हैं। और क्योंकि फॉग का फॉर्मेशन जो है ये विंटर्स में ज्यादा नॉर्थ इंडिया में होता है, इसलिए आपको स्मॉग दिल्ली में, लखनऊ में, नॉर्थ इंडिया में आपको स्मॉग जो है वो विंटर्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। खैर क्लाउड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लाउड्स क्या हैं, हमारे माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वेरी माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, और या आपके दे आर टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस, डिपेंड करता है। अगर आपके क्लाउड्स बहुत ऊपर हैं, ट्रोपोपॉज के पास हैं या स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहां पर आइस होगा, वहां पर क्या होगा, वहां आइस होगा, टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस होंगे। लेकिन अगर आपका नीचे मिड लेवल पे है क्लाउड, या नीचे हाइट सरफेस के थोड़ा पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है सरफेस से, तो वहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है, दीज आर हैंगिंग, है ना। और इसी हैंगिंग सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स या टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस को हम बोलते हैं क्लाउड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्लाउड बोलते हैं। और ये क्लाउड्स किसका नतीजा है, कंडेंसेशन का नतीजा है एट कंसिडरेबल हाइट। मैंने बताया ना आपको, एक अच्छी खासी ऊंचाई पे आपको यहां पर क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स में हम लोग ने क्या करा है, यहां पर क्लाउड्स जो हैं आपके कई किस्म के क्लाउड्स होते हैं, कई टाइप से क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। अब पहली कैटेगरी जो होती है उनको बोलते हैं हम लोग लो क्लाउड्स। क्या बोलते हैं, लो क्लाउड्स बोलते हैं। दीज आर लो क्लाउड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, लो क्लाउड्स बोलते हैं, या इनको स्ट्रैटस क्लाउड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटस क्लाउड्स बोलते हैं, इनको स्ट्रैटस फैमिली के क्लाउड बोलते हैं। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती नहीं है, ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, राइट। ये आपके जो हैं ये बहुत ज्यादा हाइट में नहीं मिलते हैं, ये आपको लगभग 2 से 4 किलोमीटर की हाइट पे मिलते हैं, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस, 2 से 4 किलोमीटर की हाइट में, 2 to 4। एक आपके इस तरीके से थ्रेड लाइक आपके क्लाउड्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। कुछ आपने देखे होंगे, आपको रुई जैसे क्लाउड्स दिखते हैं, लोअर लेवल पे रुई जैसे क्लाउड्स दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर रुई जैसे दिखते हैं, केवल ऊपर से भी रुई जैसे और नीचे से भी रुई जैसे, ठीक है, उनको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस, है ना, ये जैसे आपका कॉलीफ्लावर होता है ना, कॉलीफ्लावर की तरह होते हैं, ये आपके कॉटन बॉल्स की तरह होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक। फिर एक आपका होता है यहां पर निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स। अब जो निम्बो शब्द आ जाए, निम्बो याद रखिएगा, ये वर्ड आ जाता है निम्बस या निम्बो, ठीक है, ये होता है मतलब रेन क्लाउड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रेन क्लाउड्स। तो जो लो लेवल पे आपके निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं, उनसे रेनफॉल होती है, उनसे रेनफॉल होती है। ये हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग को फ्रंट में भी देखने को मिलते हैं ऐसे क्लाउड्स, और फ्रंट में बारिश होती है, ठीक है। फिर आपका होता है मिडिल क्लाउड्स। फिर आपके सेकंड कैटेगरी जो होती है वो मिडिल क्लाउड्स की होती है, इनको हम मिडिल क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये लगभग आपसे 2 से लेके 5-6 किलोमीटर, कभी कभी 7-8 किलोमीटर तक आपके होते हैं ये, ठीक है। दीज आर नोन एज मिडिल क्लाउड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये मिडिल क्लाउड्स होते हैं। और इनको हम लोग ऑल्टो या ऑल्टस क्लाउड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्टो या ऑल्टस क्लाउड्स भी बोलते हैं। जैसे इसमें भी आपके रेशम जैसी जो धागे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्टो स्ट्रैटस, ठीक है। नीचे जो थे वो स्ट्रैटस, रेशम के धागे जैसे, ठीक है। उसके बाद आपके यहां पर जो थोड़े थोड़े कॉटन बॉल्स की तरह होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्टो क्यूमुलस। इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस बोलते हैं। और फिर आपका एक होता है हाई क्लाउड्स, एक आता है थर्ड कैटेगरी जिनको बोलते हैं हम हाई क्लाउड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई क्लाउड्स बोलते हैं। ये हाई क्लाउड्स क्या है, इनको सिरस फैमिली के क्लाउड्स भी बोलते हैं, सिरस, ठीक है। अब ऐसे आपके लेयरिंग जो देख रहे हैं आप, ऐसे ऊपर इनकी हाइट क्या होती है, 8 to 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बहुत हाइट पे होते हैं, है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर अभी तक मैंने आपको केवल बताया निम्बो स्ट्रैटस से आपको बारिश मिलती है, कभी कभी आपको थोड़ी बहुत बारिश क्यूमुलस क्लाउड से मिलती है, बट जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो निम्बो क्लाउड्स होते हैं, निम्बस क्लाउड्स होते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे वो निम्बो स्ट्रैटस हो या आपके अभी हम लोग देखेंगे क्यूमुलो निम्बस, वो अलग क्लाउड्स हैं, ठीक है। सीरो स्ट्रैटस काफी हाई क्लाउड्स होते हैं। यहां पर आपको जो ये क्लाउड्स होते हैं इनमें आइस पार्टिकल्स मिलते हैं।
सिरोक्यूमुलस, रुई जैसे, कॉटन बॉल जैसे, है ना, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं जो आपको आसमान में बहुत ऊपर दिखते हैं। एकदम आपको पतले पतले थ्रेड जैसे आपको जो क्लाउड्स दिखते हैं इनको बोलते हैं सिरस क्लाउड्स। ठीक है, ये सिरस क्लाउड्स जो हैं, ये सिरस क्लाउड्स आपको स्ट्रेटोस्फेयर में भी मिल जाते हैं और इनसे बारिश नहीं होती है, याद रखिएगा, इनसे बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये आपके काफी हाई क्लाउड्स होते हैं, ये 6, 7, 8 से ऊपर आपकी हाइट में मिलते हैं ये। ठीक है, एक क्लाउड होता है जिसमें जो आपका थंडर स्टॉर्म में आपका थंडर स्टॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे उनमें एनुअल हेड होते हैं। एनुअल हेड, दिस इज नोन एज व्हाट, एनुअल हेड। ठीक है, ये जो ऐसे पार्ट बाहर निकला होता है इसको बोलते हैं एनुअल हेड। ठीक है, ये जो क्लाउड्स होते हैं ये नीचे से लेके काफी ऊपर तक होते हैं, दीज आर वर्टिकल क्लाउड्स, है ना। इनको हम रेन क्लाउड्स बोलते हैं, इनका नाम होता है क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, हैवी रेन के लिए फेमस है, हैवी रेन के लिए फेमस है। जब इनसे बारिश होती है तो थंडर स्टॉर्म की कंडीशन भी पैदा होती है। ये वाले क्लाउड्स जो हैं साइक्लोन में भी बनते हैं, ये वाले क्लाउड्स जो हैं फ्रंट्स में भी बनते हैं, खासकर कोल्ड फ्रंट्स में अभी हम लोग देखेंगे बनते हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड्स आपके हैवी रेनफॉल के लिए फेमस है। ये क्लाउड्स किसके लिए फेमस है? ये आपके क्लाउड्स जो हैं ये हैवी रेनफॉल के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर हैवी रेनफॉल, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके क्लाउड्स जो कि कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। हम लोग बात करेंगे अब प्रेसिपिटेशन की। कंडेंसेशन हमने कर लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन। हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। क्या होता है प्रेसिपिटेशन? मैंने आपको पहले लेक्चर में, है ना, एटमॉस्फेयर के लेक्चर में बताया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखिए एक चीज समझिएगा, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज फॉलिंग डाउन ऑन द सरफेस। ठीक है, प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर ऑफ एयर falls over the earth's surface। ये सरफेस आपका वाटर भी हो सकता है, ये सरफेस आपका ग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर ऑफ एयर फॉल्स ओवर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल is known as precipitation। लिख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर क्या है? अब यहां पर चाहे ओले गिरे, हेल स्टोन, ठीक है, चाहे आपका बर्फबारी हो, स्नोफॉल हो, चाहे रेनफॉल हो आपका, चाहे स्लीट जैसी चीजें हो, जो भी आसमान का मॉइस्चर हमारी धरती पर गिर रहा है और सरफेस पे आ रहा है, दैट प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैन बी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन क्या हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। इस लिक्विड फॉर्म को भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस लिक्विड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग रेनफॉल। क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं। एक सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, किसमें? सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में कैसे हो सकता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेल स्टोन। इसको क्या बोलते हैं? एक और, हेल स्टोन। देयर इज अनदर फॉर्म दैट इज स्लीट। ठीक है, अब रेनफॉल कैसे हो रही है? तो रेनफॉल आप सब जानते हैं कि क्लाउड फॉर्म होता है। ठीक है, अब क्लाउड्स में जो ये आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं और ये एक्यूमुलेट होकर आपस में एक दूसरे के साथ, क्लाउड्स आपका विंड की वजह से हिलता रहता है, उसकी वजह से ये क्या होते हैं? ये साइज अट्रैक्ट होते रहते हैं एक दूसरे पे, है ना। कोलिजन होता है इनमें, कोलिजन होने के बाद ये बड़े होते रहते हैं, कोलिजन होने के बाद बड़े होते हैं और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये ग्रेविटी इनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। दिस इज रेनफॉल। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेनफॉल बोल रहे हैं। स्नोफॉल में क्या होता है? स्नोफॉल जब आपका क्लाउड, है ना, क्लाउड में जब कंडेंसेशन हो रहा है तो इट इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन हो रहा है और आपके हेक्सागोनल आपके क्या बनते हैं? आइस पार्टिकल्स बन जाते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर स्नो फ्लेक्स।
ठीक है। जब ये स्नोफ्लेक्स बड़े हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके गिरने चालू हो जाते हैं, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं स्नोफॉल। ये हायर लैटिट्यूड्स या हायर ऑल्टीट्यूड्स में मिलेंगे, ये आपको या तो पोल्स की तरफ मिलेंगे या ये आपको ऑल्टीट्यूड्स में मिलेंगे, ठीक है, स्नोफॉल। हेल स्टोन जो होता है, हेल स्टोन, ठीक है, हेल स्टोन में क्या होता है कि जब क्लाउड्स आपके बनते हैं तो ये आइस पार्टिकल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, ये आइस पार्टिकल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये हेल स्टॉर्म हमेशा थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आता है, हमेशा ये जो है थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आता है। और इनमें जो क्लाउड्स होते हैं ना, इनमें क्लाउड्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में फॉर्म होते हैं। और यहां पर एक आपकी एयर नीचे की तरफ बहुत तेज धक्का लगता है, उसका लंबा प्रोसेस है, दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ जीएस। इसमें लंबा आपका एक धक्का लगता है जिसको डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। और ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ये फेंक दिए जाते हैं नीचे, इट इज थ्रोन डाउन, ये नीचे कस के फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी चीज समझो, मतलब आपका नॉर्मली क्या होता है, ये जो आपके आइस पार्टिकल्स है ना, जब धीरे धीरे नीचे आते हैं तो वार्म एयर है, वार्म एयर है, वार्म एयर है, नीचे नीचे धीरे धीरे वार्म होती जा रही एयर, और ये धीरे धीरे जब नीचे आ रहे हैं तो ये पिघलते चले जाते हैं और बारिश की तरह आ जाते हैं, ये रेनफॉल की तरह आ जाते हैं। नॉर्मली यही होता है। लेकिन जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ये बेसिकली कब आते हैं, ये थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पे आते हैं, जिसमें हम लोग लाइटनिंग देखते हैं, थंडर स्टॉर्म्स देखते हैं, ठीक है। खासकर जब तुम्हारा जब समर स्टार्ट होने से पहले है ना, प्री मानसून, ये लेट जब आपका प्री मानसून होता है उस समय मई में देखो आंधी चलती है। नॉर्थ इंडिया में तो आई नो इट इज आंधी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई डोंट नो व्हाट दे कॉल। नॉर्थ इंडिया में से लखनऊ में तो क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। तो जब आंधी चलती है, डाउन ड्राफ्ट चल रहा है, डाउन ड्राफ्ट। और ये डाउन ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, डाउन ड्राफ्ट में इनको नीचे धकेल के फेंक दिया जाता है। तो आप सोचिए ये धीरे धीरे नहीं आ रहे नीचे। आप सोचो अगर आग भी जल रही है और तुमने कस के फेंका, क्या ओले को कस के फेंका तो आग में जाके गिर जाएगा, बाद में भले ही पिघल जाए जहां पर आग जल रही है, लेकिन वो अगर तुमने कस के फेंका है बर्फ का टुकड़ा तो वो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में पहुंचेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, हेल स्टोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेल स्टोन। ये बड़े बड़े आपके हेल स्टोन होते हैं। स्लीट क्या होता है, स्लीट तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से यहां पर आपका रेन ड्रॉप्स नीचे आता है, रेन ड्रॉप्स नीचे आता है। लेकिन यहां पर कभी कभी कंडीशन अलग हो जाती है, इन्वर्जन वाली कंडीशन होती है, और इसके नीचे कोल्ड लेयर होती है, एयर की कोल्ड लेयर ऑफ एयर होती है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, ड्रॉपलेट्स, जब ये ड्रॉपलेट्स आपके कोल्ड एयर से पास होती हैं, जब ये कोल्ड एयर से पास होती हैं तो ये छोटे छोटे पैलेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से स्मॉल पैलेट्स बन जाते हैं, है ना। और ये स्मॉल पैलेट्स की तरह से सरफेस में गिरती हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े की तरह गिरते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, बारिश भी होती है और छोटे छोटे आपके टुकड़े भी गिरते हैं। दिस इज स्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। स्लीट में आपके आइस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी गिरते हैं और रेनफॉल भी होती है। एक्चुअली क्या होता है, ये वार्म है, दिस इज वार्म, यहां पर आपकी बारिश होना स्टार्ट होती है, लेकिन नीचे इसके लेयर जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये रीफ्रोजन हो जाते हैं। क्या होते हैं, दे आर अगेन फ्रोजन, इनको हम बोलते हैं रीफ्रोजन, ठीक है। ये अगेन फ्रोजन हो जाते हैं, कुछ फ्रोजन हो जाते हैं, कुछ फ्रोजन नहीं होते हैं। और इस तरीके से आपका मिक्स छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स और आपकी बारिश जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। तो ये हमने करा क्या, ये हमने करा फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये मैंने क्या बताया आपको, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि प्रेसिपिटेशन के टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या बता रहा हूं मैं आपको, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब एयर राइज करेगी, प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब एयर राइज करेगी। अब एयर जो है कई तरीके से राइज कर सकती है, ठीक है। एक एयर जो है वो राइज करती है किससे, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक कॉज की वजह से। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं हम, ओरोग्राफिक रेनफॉल या ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरो मतलब होता है माउंटेन्स, ओरो मतलब क्या होता है, माउंटेन्स होता है, ठीक है। तो देर आर माउंटेन्स, इस तरीके से माउंटेन्स है आपके, दिस इज अ माउंटेन, है ना। अब यहां पर जो है एयर आके आपकी टकराती है। अब ये एयर ठंडी भी हो सकती है, ये एयर गर्म भी हो सकती है, कैसी भी एयर हो। ये एयर पीछे से इसमें पुश लग रहा है, पीछे से पुश लग रहा है, ये एयर अब
सामने दीवार है, ये एयर जाके टकरा रही है। अब टकरा के कहां जाएगी? ड्रिल तो कर नहीं पाएगी एयर, है ना, पीछे जा नहीं पा रही क्योंकि पीछे से और एयर आ रही है। तो ये एयर धीरे से ऊपर क्या होगी? राइज कर जाएगी। एयर क्या होगी? राइज कर जाएगी। ठीक है, माउंटेन स्लोप्स के साथ दे आर फोर्स्ड टू अपलिफ्ट। ठीक है, एयर इज फोर्स्ड, याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, फोर्स्ड टू अपलिफ्ट। इनका मन हो चाहे ना हो, इनको धक्का लग रहा है, दे आर फोर्स्ड टू अपलिफ्ट। और ऊपर जाते ही ये ठंडी होंगी, ठंडी होकर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्म होंगे और बारिश होगी। इनको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। माउंटेन्स या हिली रीजन में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, विंध्य में मिलते हैं, हिमालयाज में मिलते हैं। ठीक है, फिर एक रेनफॉल जो होती है वो रेनफॉल होती है क्या? उसको बोलते हैं हम फ्रंटल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। वी कॉल इट एज फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल में क्या हो रहा है? फ्रंट्स जहां बनते हैं, याद है हमने आपको बताया था लगभग 50 से लेके 60-65 डिग्री लैटिट्यूड पे मैंने आपको बताया था यहां पर जो है आपको एक होती है क्या? आपकी कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर। ठीक है, एक कैसी होती है? कोल्ड एयर मास होती है, कोल्ड एयर मास। अब कोल्ड एयर मास आप सब जानते हैं, दिस इज हैवियर, ये बहुत हैवी होती है। दिस इज डेंसर, ये बहुत ज्यादा डेंस होती है, भारी होती है ना। और दूसरी एयर मास जो है वो एयर मास होती है आपकी वार्म एयर मास, है ना। ये फैली हुई होती है, एक्सपैंडेड होती है। ठीक है, दिस इज वार्म एयर मास। ये क्या है आपकी? ये आपकी वार्म एयर मास है, बड़ी एयर मास है, वार्म एयर मास है। और ये वार्म एयर मास जो है, ये वार्म एयर मास जब टकराती हैं दोनों एयर, जब दोनों एयर टकराती हैं, तो क्योंकि कोल्ड एयर मास बेटा भारी है, बहुत ध्यान समझो, कोल्ड एयर मास भारी है तो वो हमेशा इस तरीके से नीचे फ्रंट बनाएगी। क्या बनाएगी? नीचे इस तरीके से फ्रंट बनाएगी। ये नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि ये भारी है, ये नीचे की तरफ जाएगी। और वार्म एयर जो है दे आर अगेन फोर्स्ड टू अपलिफ्ट। ये इनके पास कोई और चारा ही नहीं है, ये आपकी ठंडी एयर को ज्यादा धक्का लगा नहीं पाएंगी, ये इनफैक्ट खुद ऊपर उठ जाएंगी क्योंकि ठंडी एयर भारी है, धक्का नहीं लगा पाएगी। वार्म एयर फैली हुई है, हल्की है, लाइट है। ठीक है, दिस एयर इज व्हाट? दिस इज अ वार्मर, लाइटर, लेस डेंस। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा? दिस वार्म एयर विल राइज। ठीक है, तो अगेन हियर ऑल्सो एयर इज फोर्स्ड टू राइज, याद रखिएगा। हियर ऑल्सो एयर इज forced to rise, याद रखिए यहां पर भी एयर जो है उसको धक्का लगाया जा रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? एक रेनफॉल होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल में बेटा क्या हो रहा है? तो साइक्लोनिक रेनफॉल में इधर से एक एयर आ रही है, इधर से एक एयर आ रही है, और ये एयर जो है स्पाइरल बन जाती है। ये एयर जो है क्या बन जाती है? स्पाइरल की तरफ घूम जाती है। अब इधर से धक्का, इधर से धक्का, अब ये स्पाइरल घूम रही है। अब घूम के क्या होगी? नीचे तो जाएगी नहीं, पीछे से एयर आ रही है, ये घूम रही है, तो एयर क्या होगी? एयर नीचे ड्रिल कर नहीं सकती है, हर तरफ से एयर आ रही है और ये स्पाइरल घूम रही है, पीछे से धक्का लग रहा है, तो कहां जाएंगी? ऊपर ही जाएंगी। तो ये इस तरीके से स्पाइरल होते हुए क्या होती हैं? ऊपर चली जाती है। दे आर ऑल्सो फोर्स्ड टू राइज। इसको हम बोलते हैं क्या? साइक्लोन। साइक्लोन में एयर जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं? इसमें भी जो रेनफॉल हो रही है, यहां क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है, यहां भी क्लाउड्स बनते हैं, यहां पर रेनफॉल होती है। इनको फ्रंटल रेनफॉल, दिस इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। यहां पर भी एयर इज फोर्स्ड टू राइज। कोई जरूरी नहीं है ये वार्म एयर हो, कोई जरूरी नहीं है ये जो हम यहां लिख रहे हैं वार्म एयर, ये वार्म एयर बेसिकली इसका टेम्परेचर जो होगा ना, सपोज इसका टेम्परेचर है यू हैव 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कोल्ड एयर मास का टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों ठंडी है, लेकिन कंपैरेटिवली ये ज्यादा आपकी गर्म है। ठीक है, तो ये राइज कर जा रही है। एयर इज फोर्स्ड टू राइज। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है? एक एयर होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो आपको इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है, जो आपको डेजर्ट वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, राइट। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या हो रहा है? कन्वेक्शनल रेनफॉल में आपका, और ये थंडर स्टॉर्म में मिलती है, एयर आपकी गर्म होती है और ये एयर अपनी मर्जी से गर्म होकर ऊपर उठ रही है।
ये एयर अपनी मर्जी से गर्म होकर ऊपर उठ रही है, एयर अपनी मर्जी से गर्म होकर ऊपर उठ रही है ना। और इस तरीके से ये क्या कर रही है, ये आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म कर रही है, क्यूमुलोनिम्बस फॉर्म, और हैवी रेनफॉल हो रही है। छोटे समय के लिए, कम समय के लिए हैवी रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन की वजह से हो रही है, एयर एक साथ गर्म हो रही है और ये कन्वेक्शन की वजह से गर्म हो रही है। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर कर लिया है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर ले रहे हैं ट्रेड विंड्स के बारे में, साइक्लोन के बारे में, और हमारा जो फ्रंट्स है प्लस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट विंड्स, परमानेंट विंड्स। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लोकल विंड्स देखा था, परमानेंट विंड्स हम लोग करेंगे यहाँ। ठीक, तो पहला परमानेंट विंड्स हमारा है क्या, ट्रेड विंड्स। ठीक है, पहला परमानेंट विंड्स जो हमारा है दिस इज ट्रेड विंड्स। यहां हम लोग कर रहे हैं ट्रेड विंड। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स कहां से कहां तक चलते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इनकी पोजीशन क्या है। ये जो है 30 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स पे चलते हैं ट्रेड विंड्स, है ना। ट्रेड विंड्स की आपको डायरेक्शन याद होगी कि ट्रेड विंड्स आपका इस तरीके से, ये हमारा था 30 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमारा था 5 डिग्री लैटिट्यूड, इधर था हमारा 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नॉर्थ, और यहां पर था हमारा इस तरीके से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन सीधी ना होकर इस तरीके से है, सीधी ना होकर इनकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से है, ईस्टर्ली डायरेक्शन है। और आपको मैंने बताया था कि विंड की डायरेक्शन हमेशा जिधर जा रही है विंड उधर पड़ती है, ईस्टर्ली। ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था। अब इमेजिन करिए कि यहां पर अगर हमारा कॉन्टिनेंट होगा, यहां पर अगर हमारा कॉन्टिनेंट है और ये विंड्स हमारी फ्लो कर रही हैं ओशन की तरफ से। ठीक है, तो ये विंड्स किस तरफ हमारी बारिश करेंगी, तो ये विंड्स हमारी रेनफॉल करेंगी इस साइड पे। इस साइड पे क्या होगा हमारा, इस साइड पे ये रेनफॉल करेंगी। ठीक है, तो ट्रेड विंड से आप कह सकते हैं ब्रिंग्स रेन, ट्रेड विंड ब्रिंग्स रेन ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यहां पर बारिश करेगी। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे दीज आर ऑन शोर विंड्स। ये कैसी विंड्स होंगी, ऑन शोर विंड्स होंगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर ये कैसी विंड्स है, ऑन शोर। ऑन शोर मतलब वाटर से ये किधर आ रही हैं, वाटर से लैंड आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं ऑन शोर विंड्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रेड विंड्स हैं। और ये ट्रेड विंड्स जो होंगी, ट्रेड विंड्स हमारे जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में ये ऑफशोर होंगी। ये वेस्टर्न साइड में कैसी होंगी, ये वेस्टर्न साइड में ऑफशोर होंगी। तो यहां पर लिख सकते हैं on western coast these are offshore winds। ठीक है, और इसलिए क्या होगा, ये जो वाला आपका साइड है, ये वाला साइड ट्रेड विंड की वजह से बारिश रिसीव नहीं करेगा। दिस विल बी ड्रायर साइड, और इसी साइड आपके डेजर्ट भी होते हैं। ठीक है, दीज आर ड्रायर पोर्शन। ये क्या है हमारा, ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स हमारी क्या थी, सरफेस में चलने वाली सरफेस विंड्स थी। ठीक है भैया, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद एक और हमारी विंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो होती है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये वेस्ट तरफ से आ रही होती हैं, इसलिए इनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। चलती है कहां है, 35 डिग्री से लेके ये चलती हैं आपकी 60 डिग्री तक। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों में चलती हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों में इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 35 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ मान लो इसको। ठीक है, और इधर मान लो 35 डिग्री। ठीक है, साउथ, और 60 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये कैसे चल रही हैं आपकी, तो इनको अगर आप देखेंगे, और यहां पर हम मान लें एक लैंड का पोर्शन है, यहां मान लें एक लैंड का पोर्शन है, दिस इज लैंड। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड से इधर चल रही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये ऐसे चल रही हैं। यहां पर ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चल रही हैं। तो ये वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्ट में बारिश लेके आएंगी। ये कहां लेके आएंगी, वेस्टर्न कोस्ट में ये बारिश लेके आएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, दिस ब्रिंग्स रेन
ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब ये जो सर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, ठीक है, और वाटर ज्यादा है, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन वाटर के ऊपर कम होता है, लैंड के ऊपर ज्यादा होता है एयर का। तो यहां पर जो ये चल रही हैं अलग अलग लैटिट्यूड में वाटर के ऊपर चल रही हैं, इसलिए इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। सर्दर्न हेमिस्फीयर में, सर्दर्न हेमिस्फीयर में इनके अलग अलग नाम हैं। एक नाम इनका है जिसको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, क्या बोलते हैं, रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं। फिर आपका यहां पर 50 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है इसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूरियस 50s, दिस इज नोन एज फ्यूरियस 50s, ठीक है। और यहां पर इसको बोलते हैं श्रीकिंग 60s। इतनी तेज होती हैं ये कि इनकी आवाज, मतलब हवा की जो है आवाज आ रही होती है, ठीक है। ये है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड योर श्रीकिंग 60s, ठीक। ये वेस्टर्लीज के नेम है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर जो आपकी विंड्स हैं वो भले ही क्या हैं, यहां पर ये जो वेस्टर्लीज हैं दीज आर ऑफ शोर, यहां पर ये ऑफ शोर है, इधर ये क्या है, इधर ये ऑन शोर है। ऑन शोर तो बारिश लेके आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑफ शोर की वजह से ड्राइनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां एक और फिनोमेना आपका काम करता है, ठीक है। ऑफशोर विंड्स वैसे तो ड्राई होती हैं, बट यहां पर क्या है, यहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स चलते हैं, जो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साइक्लोन्स हम लोग जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें मैं आपको साइक्लोन्स और फ्रंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से यहां पर बारिश होती है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन ब्रिंग रेन्स ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। कौन सा ईस्ट कोस्ट, ये 30 से लेके 60 डिग्री वाला ईस्ट कोस्ट। यहां पर क्या हो रहा है, वेस्टर्लीज आपकी बारिश कर रही है, ठीक है। वेस्टर्लीज की वजह से नहीं, सॉरी, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से बारिश हो रही है। वेस्टर्लीज कहां बारिश कर रही है, वेस्टर्लीज यहां पर बारिश कर रही है, ठीक है। अब ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज का रिलेशन हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में करेंगे, जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्या क्लाइमेट चेंज होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन करेंगे, थंडर स्टॉर्म करेंगे, फ्रंट्स करेंगे और टेम्परेट साइक्लोन करेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। और आज के लिए आपका आखिरी जो मैं बात बताने जा रहा हूं, दैट इज योर पोलर ईस्टर्लीज विंड। क्या है, पोलर ईस्टर्लीज विंड, पोलर ईस्टर्लीज विंड, ठीक है। ये कहां से कहां चलती हैं, तो दिस इज योर पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, दिस इज योर 90 डिग्री साउथ, और ये है हमारा यहां पर 65 डिग्री साउथ, दिस इज 65 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में चलती हैं। ये कैसी चलती हैं, ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में चलती हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है आपकी इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलती हैं, और ये कंप्लीटली बेसिकली ईस्टर्लीज होती हैं। ये तो हम तब भी ऐसे बना रहे हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज मोर, कोरियोलिस फोर्स, CF मतलब कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज हाई, एंड दैट्स व्हाई पोलर ईस्टर्लीज आर ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं ये, कि ये ऑलमोस्ट आपकी ईस्टर्लीज हो जाती हैं, ऑलमोस्ट ईस्टर्लीज हैं, ऑलमोस्ट ईस्टर्लीज ये चलती हैं, ठीक है। दीज आर कोल्ड पोलर विंड्स, दीज आर कोल्ड पोलर विंड्स। पोल से चल रही है भैया, और पोल से चल रही है तो क्या है, बहुत ठंडी है, पोल से चल रही तो बहुत ठंडी है ना। एंड ये और वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज along with warm westerlies, are responsible for the formation of fronts and temperate cyclones। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और कैसे होता है ये हम लोग क्लाइमेटिक
क्लासिफिकेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे थंडर स्टॉर्म्स, फ्रंट, साइक्लोन्स। ठीक है, और रिलेट करके बताऊंगा। आज मैंने बेसिक चीज बता दी है कहां पे आपको मिलने वाले हैं कौन सी चीज। तो हमारा आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद वाला टॉपिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि किस क्लाइमेटिक जोन में थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते क्या हैं, किस क्लाइमेटिक जोन में साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो वो किस टाइप का क्लाइमेट होता है, किस जोन में विंटर्स में भी रेनफॉल होती है। तो ये सारी चीजें हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना, जो वर्ल्ड क्लाइमेट पे चैप्टर हमारा 11 चैप्टर है उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आज का छोटा चैप्टर लेकिन बहुत इंपैक्टफुल चैप्टर आपको समझ में आया होगा। 2 चैप्टर आपके जो लेक्चर्स थे भारी भारी थे, लंबे चौड़े थे। आज का चैप्टर छोटा है, थोड़ा रिलैक्स फील करिए। आप बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं और अगर मजा आया है तो जरूर लिखिएगा मजा आया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।